नमस्कार, मैं हूं संजना और हम लोग देख रहे हैं बिहार शिक्षा भर्ती से संबंधित जीके और जीएस को। इस जीके जीएस के क्रम में हम लोग इतिहास को देख रहे हैं और इतिहास में विदेशी आक्रमण को हम लोग अभी देख रहे हैं। विदेशी आक्रमण में देखते हैं कि हम लोग हिंद यूनानी को देखे हैं और इसके बाद हम शकों को देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग शकों को देखेंगे और उनके बारे में जानेंगे। हिंद यूनानी के बाद से आक्रमणकारियों के तौर पर अब शक भारत आए। शक जिन्हें सिथियन भी कहा जाता है, तो शक भारत आए किसके बाद? तो हिंद यूनानियों के बाद आक्रमणकारी के तौर पर शक या फिर सिथियन भारत आए। इसके बाद हम देखेंगे कि जो शक थे वो मूलतः मध्य एशिया की एक घुमक्कड़ जाति थी। शक मूलतः कहाँ के थे? तो वो मध्य एशिया की एक घुमक्कड़ जाति थी जो चारागाह की खोज में भारत आई थी। चारागाह की खोज में कहाँ आई थी? भारत आई थी। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसने भारत में पूर्वी ईरान से होकर, ये लोग कहाँ से आए थे? तो भारत में पूर्वी ईरान से होकर कंधार, बलूचिस्तान के बेलन दर्रे से होते हुए सिंधु घाटी में प्रवेश किया एवं उत्तर तथा पश्चिमोत्तर भारत में बस गए। उत्तर तथा पश्चिमोत्तर भारत में बस गए। तो शक जो थे वो मूलतः मध्य एशिया की एक घुमक्कड़ जाति थी जो चारागाह की खोज में भारत आए थे। इसके बाद ये भारत पहुंचे कैसे, किस रास्ते से? तो ये भारत में पूर्वी ईरान से होकर आए, पूर्वी ईरान से होते हुए आए और कंधार, बलूचिस्तान के बेलन दर्रे कंधार तथा बलूचिस्तान के बेलन दर्रे से होते हुए ये सिंधु घाटी में प्रवेश किए और उसके बाद उत्तर तथा पश्चिमोत्तर भारत में बस गए। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि शकों की 5 प्रजातियां थी। शकों की 5 प्रजातियां थी। उन 5 प्रजातियों को हम देखेंगे तो 5 प्रजातियों में अफगानिस्तान, पंजाब, मथुरा, पश्चिम भारत और दक्कन का पठार, ये 5 प्रजातियां थी जो कि 5 जगहों पर थी। अफगानिस्तान, पंजाब, मथुरा, पश्चिम भारत और दक्कन का पठार, ये इनकी 5 प्रजातियां थी। इन 5 प्रजातियों में से हम देखेंगे तो जो 5वीं प्रजाति थी यानी कि दक्कन का पठार, ये लगभग 4 शताब्दी तक शासन किए। दक्कन का पठार वाली जो प्रजाति थी तो उसने लगभग 4 शताब्दी तक क्या किया? भारत पर शासन किया। तो हम देखेंगे कि शकों का सर्वाधिक प्रख्यात वंश कर्दम वंश था। कौन सा वंश था? कर्दम वंश। शकों में भी अलग अलग राजवंश थे, तो उन सब में सबसे ज्यादा विख्यात प्रख्यात जो राजवंश था तो वो कर्दम राजवंश था। और कर्दम राजवंश का एक राजा था जिसका नाम था रुद्रदामन प्रथम, जो कि सबसे प्रतापी राजा था। कर्दम वंश का राजा रुद्रदामन प्रथम जो कि सबसे प्रतापी राजा था और इसका शासनकाल 150 ईसा पूर्व से लेकर के 130 ईसा पूर्व तक रहा। इसका शासनकाल यानी कि रुद्रदामन प्रथम का जो शासनकाल था वो 150 ईसा पूर्व से लेकर के 130 ईसा पूर्व के बीच में रहा। तो हम लोग देखेंगे क्या चीज कि शकों की 5 शाखाएं थी। अफगानिस्तान, पंजाब, मथुरा, पश्चिम भारत और दक्कन का पठार, जिनमें से दक्कन का पठार वाली जो प्रजाति थी इसने लगभग 4 शताब्दी तक शासन किया। शकों की सर्वाधिक प्रख्यात जो वंश थी तो वो कौन सा वंश था? तो कर्दम वंश था। और इस कर्दम वंश का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन प्रथम था। और रुद्रदामन प्रथम ने कब से कब तक शासन किया? तो 150 ईसा पूर्व से लेके 130 ईसा पूर्व तक शासन किया। इसके बाद से देखेंगे कि रुद्रदामन प्रथम ने गुजरात, काठियावाड़, मालवा, कोंकण, सिंध इत्यादि प्रदेशों पर भी शासन किया। यानी कि इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और साम्राज्य का विस्तार करने के क्रम में क्या किया कि गुजरात, काठियावाड़, मालवा, कोंकण और सिंध पर भी शासन किया। इसके बाद देखेंगे कि मौर्यकालीन जो सुदर्शन झील था, मौर्यकालीन सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार यानी कि उसका मरम्मत किसने करवाया?
तो रुद्रदामन प्रथम ने करवाया। रुद्रदामन प्रथम के द्वारा क्या करवाया गया? तो सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया गया, यानी कि इसका मरम्मत करवाया गया। और ये सुदर्शन झील कब का बनवाया गया था? तो मौर्य काल में बनवाया गया था। इसे मौर्य काल में बनवाया गया था। रुद्रदामन प्रथम के द्वारा ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत में गिरनार अभिलेख लिखवाया गया। गिरनार अभिलेख किसके द्वारा लिखवाया गया? तो रुद्रदामन प्रथम के द्वारा लिखवाया गया। गिरनार अभिलेख किस भाषा में है? तो विशुद्ध संस्कृत भाषा में है। और सर्वप्रथम विशुद्ध संस्कृत भाषा में कौन सा अभिलेख लिखवाया गया था? तो गिरनार अभिलेख लिखवाया गया था, जिसे रुद्रदामन प्रथम ने लिखवाया था। ये चीज याद रहेगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि उज्जैन के एक शासक ने 58 ईसा पूर्व में शकों को पराजित कर बाहर खदेड़ दिया। उज्जैन के एक शासक ने 58 ईसा पूर्व में शकों को पराजित करके क्या कर दिया? बाहर खदेड़ दिया। और इस विजय उपलक्ष्य में उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। क्या की? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। उज्जैन के एक शासक ने 58 ईसा पूर्व में शकों को खदेड़ दिया और विजय उपलक्ष्य में क्या किया कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। अब विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने के बाद क्या हुआ, इसको देखेंगे। तो जब विक्रमादित्य की उसने उपाधि धारण की, उसी समय से एक नया शक संवत प्रारंभ होता है, जिसे विक्रम संवत के नाम से जाना गया। एक नया संवत प्रारंभ हुआ जिसे विक्रम संवत के नाम से जाना गया। इसके बाद धीरे धीरे देखा जाए तो ये एक लोकप्रिय उपाधि बन गई। ये मीन्स कौन? तो विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई। विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया तो एक नया संवत प्रारंभ हुआ, जिसे विक्रम संवत के नाम से जाना गया। फिर देखेंगे कि और क्या हुआ, तो विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई। और इसके बाद देखेंगे कि अब तक इतिहास में 14 राजाओं ने विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया है। 14 राजाओं के द्वारा विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया गया है, जिसमें सबसे प्रसिद्ध विक्रमादित्य जो थे वो गुप्त साम्राज्य के चंद्रगुप्त द्वितीय थे। सबसे विख्यात जो विक्रमादित्य थे वो कौन थे? तो गुप्त साम्राज्य के चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय थे, जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य उन्हें कहा गया। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि शक या फिर शीथियन जो वंश है, इसके बारे में हम लोग देख लिए, यहाँ पर जान लिए। और इसके बाद देखेंगे कि इसको पढ़ना है ध्यान से, और इसमें जो जो चीज़ें अंडरलाइन की हुई हैं उन्हें ध्यान से देखना है। तब तो हम लोग देख रहे हैं पल्लव या फिर पार्थियन वंश के बारे में। तो पल्लव को पार्थियन भी कहा जाता है, तो पल्लव वंश या फिर पार्थियन को देखेंगे। तो शकों के बाद में, शकों के शासन के बाद हम लोग देखें तो पल्लवों का आक्रमण हुआ, यानी शकों के आक्रमण के बाद से पल्लवों का आक्रमण हुआ, पार्थियन का आक्रमण हुआ। ये लोग मूल रूप से ईरान के निवासी थे। ये मूलतः ईरान के निवासी थे, ईरान के रहने वाले थे। ये लोग मूल रूप से ईरान के निवासी थे और इनकी राजधानी जो थी वो तक्षशिला थी। राजधानी तक्षशिला थी। पार्थियन राजा जो थे, यानी कि पल्लव वंश के जो शासक थे, ये लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। सभी राजा जो थे वो बौद्ध धर्म को मानते थे, तो ये बौद्ध धर्म के अनुयायी भी थे। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि सर्वाधिक शक्तिशाली राजा, इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा तो गोंडोफर्निस हुआ। गोंडोफर्निस, जिसकी मृत्यु के पश्चात साम्राज्य का पतन होने लगा। सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? तो गोंडोफर्निस था। और इसके मृत्यु के पश्चात क्या होने लगा कि इसके साम्राज्य का पतन होने लगा। कुछ इसके बाद एक चीज और देखेंगे कि पल्लवों के पतन का कारण क्या था। तो कुषाणों का लगातार आक्रमण करना, कुषाणों के द्वारा लगातार आक्रमण करने के कारण पल्लव जो थे वो उनकी शक्ति जो थी वो क्षीण हो गई थी। शक्ति क्या हो गई थी? क्षीण हो गई थी इनकी। तो इस तरह से पल्लवों के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है एग्जाम में।
तो ज़्यादा हम लोगों को इस पे ध्यान नहीं देना है। तो बस इतना ही देखेंगे कि शकों के बाद पल्लवों का आक्रमण हुआ। ईरान के निवासी थे ये लोग मूलतः कहाँ के, ईरान के निवासी थे। इन्होंने अपनी राजधानी तक्षशिला बनाई। ये लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, बौद्ध धर्म को मानते थे। सबसे शक्तिशाली राजा जो था वो गोंडोफर्निस था और इसकी मृत्यु के पश्चात साम्राज्य का पतन होने लगा। इसके बाद देखेंगे कि इसके पतन का एक और कारण था कि कुषाणों का निरंतर आक्रमण, लगातार आक्रमण, जिसके कारण इनकी यानी कि पल्लवों की शक्ति क्षीण होती चली गई थी। और इसके पश्चात हम लोग देखेंगे कि कुषाण वंश की स्थापना होती है, यानी कि पल्लवों की शक्ति क्षीण होती चली गई और कुषाण वंश की अब यहाँ पर स्थापना होती है। तो पल्लव वंश से ज़्यादा सवाल नहीं पूछे जाते हैं, तो इसमें हम ज़्यादा नहीं देखेंगे और इस वीडियो में इतना ही देखेंगे हम लोग। इसके आगे हम लोग कुषाण वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।